चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आज आपका जो एक टॉपिक हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो है आपका रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव समझते हैं ना, एस्टर, एमाइड, एसिड क्या है, एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड जो भी होते हैं, ठीक है, उनका रिएक्टिविटी कंपैरिजन टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये एमएससी सेकंड सेम में भी आता है आपका, ये रिलेटेड टू बीएससी फोर्थ सेम भी होता है। तो देखिए पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, तो इसके OH को यदि आप रिप्लेस करते हैं किसी अदर एटम और ग्रुप लाइक जेड से, तो ये कहलाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, वेयर जेड इक्वल टू, जेड की जो वैल्यू हो सकता है, क्या क्या हो सकता है जेड की वैल्यू, NH2 हो सकता है, NH2 होगा तो एमाइड बन जाएगा, OR होगा तो एस्टर बन जाएगा, COR होगा तो आपका एनहाइड्राइड बन जाएगा, एंड Cl होगा तो आपका क्या बन जाएगा, आपका एसाइल हैलाइड बन जाएगा, क्या या एसाइल क्लोराइड जो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके वेरियस कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं। इन पे यदि आप किसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसमें ये पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है, तो यहाँ पे अटैक करके इस जेड को रिप्लेस करेगा ना, तो ये बनेगा आपका RC+O प्लस जेड नेगेटिव निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है रिएक्शन। ठीक है ना, कभी भी ये आपका हर जगह रिएक्शन जब पढ़ते हैं sp2 सेंटर पे, 3 सिग्मा है कार्बन पे, तो sp2 सेंटर पे जब भी किसी न्यूक्लियोफाइल के तो आप सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, तो जो होने वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलवेज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से होते हुए मूव करता है। ठीक है, डायरेक्ट आपका ये अटैक करेगा, ये डिस्प्लेस होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले ये अटैक करेगा तो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, देन उसके बाद फिर अगले स्टेप में आपका लिविंग ग्रुप एलिमिनेट करेगा या जेड एलिमिनेट करेगा, तब आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो देखिए इसका मैं एक जनरल आपका मैकेनिज्म आपको दिखाता हूं। देखिए तो जनरल मैकेनिज्म में क्या कहता है ना, RC+O जेड, ठीक है, इसका पार्शियल प्लस पार्शियल नेगेटिव, इस पे आपने किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया तो पहले ये एक इंटरमीडिएट बनाता है, दैट इज C। देखिए जैसे ये अटैक करेगा तो ये टूटेगा ना, ये कौन सा इफेक्ट कहते हैं इसको आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। किसी एक्सटर्नल रिएजेंट के अटैक से मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का एक एटम की ओर शिफ्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, देन जेड को नीचे निकले और ये टूटेगा तो प्लस और ये माइनस इसके साथ अटैच करेगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव बैक साइड अटैक करेगा तो यहां से जेड डिस्प्लेस होगा, तो माइनस जेड नेगेटिव, तो ये बनेगा RC ट्राइगोनल फैशन दे देना है, ये जाएगा तो प्लस माइनस डबल बॉन्ड बन जाएगा ना दोबारा से, CONU। ये हो गया भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। देन अब ये तो चलो एक बेसिक ये कंसेप्ट हो गया, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, कैसे उस पे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है और क्या उसका एक जनरल मैकेनिज्म होता है, इतना तो आपको बात समझ में आता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि आपका इनके रिएक्टिविटी कंपैरिजन पे आना है। जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड कौन मोर रिएक्टिव होगा, इसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन में चलिए कैसे, दो हमारे पास फैक्टर्स हैं भैया, जिन दो फैक्टर्स के बेसिस पे आप इनके रिएक्टिविटी कंपैरिजन कर सकते हैं। दीज फैक्टर्स आर called as basicity of the living group and second factor is known as resonance effect। ठीक है, तो देखिए कैसे, पहले मैं एक जनरल मैकेनिज्म जो मैंने शो किया था उसको ऊपर दिखाते हैं। देखिए CO जेड पार्शियल प्लस माइनस प्लस न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया था ना, ये हमने दिखाया था, तो ये टूटा था ऊपर को, ब्रेकिंग करके RC
O negative, O negative, then Nu न्यूक्लियोफाइल Z, देन फिर क्या होगा भैया, ये अटैक किया, ये डिस्प्लेस हुआ, माइनस Z नेगेटिव R C डबल बॉन्ड O N U, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब रिएक्टिविटी के लिए देखिए पहला फैक्टर हमारा आता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लीविंग ग्रुप। अब देखिए ये तो आपको केवल यही की बात नहीं है भैया, ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग ग्रुप आप इससे पहले SN1 SN2 भी पढ़ते हैं, तो SN1 SN2 में भी ऑलवेज हम ये कहते हैं कि आपका जो लिविंग ग्रुप है वो लेस बेसिक नेचर का, जितना कम बेसिक होगा उतना बेटर लिविंग होता है आपका लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहां पे आप ये डिसाइड कर लो कि Z की वैल्यू NH2 है, NH2 नेगेटिव निकलेगा तो NH2 Z नेगेटिव निकलेगा ना, तो NH2 नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा, then OR negative, then OCOR एनहाइड्राइड के केस में नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव एसिड हैलाइड के केस में, ठीक है। तो ये आपका बेसिसिटी का यदि हम ऑर्डर डिसाइड करें भैया तो इनके बेसिसिटी का ऑर्डर ये रहता है, ये मोस्ट बेसिक, ये लीस्ट बेसिक होता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग इधर को जहां पर एरो लगा रखा हमने, ठीक है ना, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ Z मीन समझे ना, लिविंग ग्रुप हमारा जो इस केस में Z जो हमने लिखा हुआ है इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर रहा है, इधर को इंक्रीज कर रहा है। तो क्या होगा, जो लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा बेसिक होगा वो उतना बेड लिविंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मोर बेसिक जो होता है वो बॉन्ड की ओर इलेक्ट्रॉन दिए रखना चाहता है ना। मोर क्या है, बेस किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और बेस की स्ट्रेंथ कब बढ़ती है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रहती है। तो ये मोर बेसिक नेचर का है तो ये बेड लिविंग होगा, और लेस बेसिक होगा तो ये आपका क्या होगा, इजीली एलिमिनेट करेगा, तो आपका गुड लिविंग होगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका डिक्रीजिंग लिविंग एबिलिटी ऑफ Z, जो भी आपके लिविंग ग्रुप है उनके लिविंग एबिलिटी का और इधर को डिक्रीज करेगा NH2 के केस में, ठीक है। तो अपने आप ही आपका कंपैरिजन आ जाएगा, फिर देखिए R C डबल बॉन्ड O NH2, ये बेड लिविंग है तो आपका क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। इससे ज्यादा सॉरी कम क्या है, कम बेसिक कैरेक्टर क्या था, इधर को बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, तो लिविंग एबिलिटी इधर को डिक्रीज हो रहा है, तो उधर को लिविंग एबिलिटी इंक्रीज करेगा तो उधर को रिएक्टिविटी बढ़ेगा। COOR मोर रिएक्टिव होगा थोड़ा सा, NH2 के कंपेयर में ये मोर भी क्या है, लेस बेसिक है तो गुड लिविंग है, ठीक है ना। इससे भी ज्यादा गुड लिविंग कौन है, एनहाइड्राइड का केस है ना, OCOR, तो ये इससे भी ज्यादा क्या है, कम बेसिक है तो ये और अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी और ज्यादा होगी। C डबल बॉन्ड O Cl, ये लीस्ट बेसिक है, इसका मतलब बेस्ट लिविंग ग्रुप Cl होगा इनमें से, ठीक है। तो इसलिए आपका रिएक्टिविटी का वो इंक्रीज करेगा उधर को। बाई चांस स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओगे ना तो ये मोस्ट स्टेबल, जो क्या है लीस्ट रिएक्टिव होगा तो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, और ये क्या है मोस्ट रिएक्टिव है तो आपका लीस्ट स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर इधर को इंक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर उधर को इंक्रीज करेगा। ये बेसिसिटी का स्ट्रेंथ आपको याद रहना चाहिए लिविंग ग्रुप का, जो जितना ज्यादा पावरफुल बेस या जितना ज्यादा बेसिक नेचर का लिविंग ग्रुप होगा वो उतना पुअर नेचर का लिविंग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी उस केस में उतनी पुअर रहेगी, ठीक है। दूसरा फैक्टर हम चलते हैं भैया, देखिए एक और फैक्टर है हमारे पास जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ये रिएक्टिविटी, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ से हमने कंपेयर किया तो ये आया, तो दूसरा जो आपका फैक्टर है वो भी आपका सेम यही आपका कंक्लूजन देगा। तो रेजोनेंस फैक्टर पे आते हैं। सेकंड फैक्टर इज कौन सा, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट में R C डबल बॉन्ड O Z, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, देखिए इनमें नाइट्रोजन यदि लिविंग ग्रुप हो तब भी लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, ठीक हो गया। तो यहां पे रेजोनेंस लोन पेयर के रिस्पेक्ट में सेकंड थर्ड पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो आपका सेकंड थर्ड का बॉन्ड कहां को ब्रेक करेगा, थर्ड की ओर को,
CO नेगेटिव, ठीक हो गया, ये प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड Z पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मींस ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनमें C और Z मींस लिविंग ग्रुप जो है, इनके बीच में क्या है, रेजोनेंस फिनोमेना से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जिस कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में जितना ज्यादा आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के चांस होंगे वो उतना कम रिएक्टिव होगा आपका। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने का मतलब मोर स्टेबल हो गया ये बॉन्ड आपका, सिंगल से डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो मोर स्टेबल हो गया तो ये क्या होगा, बेड लिविंग होगा आपका, आसानी से एलिमिनेट नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आपका जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर के चांस जितना ज्यादा या रेजोनेंस के चांस जितने ज्यादा, रेजोनेंस ज्यादा होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर के चांस भी ज्यादा होंगे, वो उतना कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो अब ये डिसाइड करते हैं, देखिए कि आपका इन चारों में से NH2 या OR या एसीटेट या जो भी R की वैल्यू CH3 होगा और हेलोजन, इन चारों में से आपका किसको हम यहां पे रखें कि आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये कहता है जब आप NH2 रखते हैं तो इसको डिफाइन करने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट याद कर लो, ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट याद कर लो, उससे काम बन जाएगा। देखिए नाइट्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वो तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या रहेगी उसमें, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अपनी ओर विड्रॉ करता है तो दूसरों की ओर थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन देगा जाए, तो नाइट्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना इनमें से, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के चांस एमाइड में सबसे ज्यादा, इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो मोर स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, तो लीस्ट रिएक्टिव होगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो आसानी से टूटेगा ही नहीं बॉन्ड आपका, ठीक है। देन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भी है, ये भी है, लेकिन ये ज्यादा रिएक्ट क्या है, जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा। अब इसको डिफाइन करते हैं, देखिए यहां पे ऑक्सीजन के लोन पेयर के रिस्पेक्ट में सेकंड थर्ड पे डबल बॉन्ड है तो ठीक है, ये रेजोनेंस में जाएगा, यहां जाएगा, ये इसके रिस्पेक्ट में भी डबल बॉन्ड है तो ये भी रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन यहां ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑलवेज रेजोनेंस में जाने की टेंडेंसी रखता है इस डबल बॉन्ड के साथ में, लेकिन इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इस साइड डबल बॉन्ड है तो उस साइड भी तो डबल बॉन्ड है, वहां को भी तो रेजोनेंस में जाएगा, वो उस वाले डबल इस वाले डबल बॉन्ड के साथ भी तो रेजोनेंस में जाएगा ना ये लोन पेयर, इसलिए आपका क्या है, इसके यहां रेजोनेंस में जाने के चांसेस क्या है, कम है, तो यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के चांसेस क्या होंगे इस बॉन्ड में, कम होंगे, इसलिए ये आसानी से ब्रेक करेगा, इसलिए मोर रिएक्टिव, ये ऑलवेज रेजोनेंस में जा रहा है इसलिए यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा होगा उसके कंपेयर में, ठीक है, इसलिए आपका यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो ये आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, इसलिए लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव। इतनी बात समझ में आती है। अब हेलोजेंस का केस तो ये सिंपल सा केस होता है, ये तो आप पूरी केमिस्ट्री के अंदर 11th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते जाते हैं कि आपका हेलोजेंस में दो इफेक्ट रहते हैं, एक ये प्लस M इफेक्टिंग नेचर भी रखता है, एक माइनस I इफेक्टिंग नेचर भी रखता है, लेकिन ऑलवेज कहीं पर भी आप बेसिसिटी या क्या है, जब आप क्या कहते हैं फिनॉल हेलोफिनॉल्स के बेसिक कैरेक्टर या हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिडिक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी आप इनके क्या है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व करते हैं या आप क्या कहते हैं ARAC रिएक्शन में देखते हैं कि हेलोजेंस आर प्लस M बट दे आर डीएक्टिवेटिंग इन नेचर ना, तो ये सब जगह एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि भैया माइनस I इफेक्ट हेलोजेंस का क्या होता है, प्लस M के ऊपर डोमिनेट रहता है, ठीक है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं और क्या है प्लस M के ऊपर माइनस I डोमिनेट, प्लस M मतलब इलेक्ट्रॉन के रेजोनेंस इफेक्ट कहने का मतलब, तो रेजोनेंस के ऊपर इसका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट है या माइनस I इफेक्ट डोमिनेट है, तो उसके कारण ये आसानी से क्या होता है एलिमिनेट होने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए आपका ये क्या होगा, क्या है मोस्ट रिएक्टिव, देन ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट यहां तक तो समझ में आता है, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस I इफेक्ट प्लस M के ऊपर डोमिनेटेड रहता है, उस फिनोमेना से आपका ये मोर रिएक्टिविटी है, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर यहां से नहीं चलते हैं तो आप बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू।